वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और मैं इब्राहिम आपसे जानना चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को भी जो है वो फैसला सुनाने से रोका है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। जरा इस हवाले से बताइएगा ये मामला कहां से शुरू हुआ और किस नहज पर आकर रुका हुआ है? देखें 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ। मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक इंक्वायरी की गई, फिर इंक्वायरी को बंद किया गया। इसका पता तब चला कि इंक्वायरी को बंद किया गया जब 190 मिलियन पाउंड केस में जो नैब के 35वें गवाह थे उनसे जिस वक्त जिरा की गई, उन्होंने आके जिस वक्त बयान दिया तो उस वक्त सलमान सफदर साहब के बकौल और मुझे पता चला कि ये नैब की जानब से इस इंक्वायरी को बंद किया गया है। और उस मुतल्लिक बाद में फिर दरख्वास्त जो है वो दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से कि जो वो फैसला हुआ था नैब की जानिब से कि इस इंक्वायरी को बंद किया जाए। और जो चेयरमैन नैब थे उन्होंने मुख्तलिफ डीजीज़ को इस मुतल्लिक जो है वो नोटिस भेजे थे कि इस इंक्वायरी को दोबारा इनिशिएट नहीं किया जाएगा। उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से दोबारा ये सोचा गया कि इस केस के अंदर जो बुशरा बीबी हैं और इमरान खान हैं इन्होंने जो है वो फ़ायदे हासिल किए हैं। जो 190 मिलियन पाउंड या जो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं आई। इस हवाले से दोबारा जो है वो नैब ने दोबारा इंक्वायरी का आगाज़ किया। उस सिलसिले में जो है वो नैब की इंक्वायरी के अंदर जो मलिक रियाज फैमिली है या मलिक रियाज साहब हैं जो है वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनको इख्तियारी करार दिया गया। आज की समाअत के हवाले से अगर हम खास तौर पर बात करें तो ये उन डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से दरख्वास्त थी जो नैब के अंदर भी पहले इमरान खान साहब की जानिब से बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से दी गई कि जो नैब ने फैसला किया कहा कि दोबारा इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी। जब ये इंक्वायरी को रोका गया था उस मुतल्लिक नैब का जो है फैसला था, जब जो फिर उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड था उसकी जो मीटिंग थी उसके मिनट जो है वो दिए जाएँ, जिसके ऊपर जो है वो नैब कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उसके फैसले को नैब कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज उसके ऊपर जो है समाअत हुई, सलमान सफदर साहब की जानिब से दलाइल दिए गए, वही पुरानी बातें दोहराई गई कि ज़मीन कैसे दी गई, कितनी ज़मीन दी गई, कितने पैसे थे जो वहाँ से आए, कितनी रकम सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट में आई, किस वजह से वो आई, ये सारी डिटेल्स इसके ऊपर बताई गई। आखिर में जो बड़ा दिलचस्प बात उनकी तरफ से की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही ये पता चला, जिस वक्त जो 35वां गवाह था नैब का, उसने बताया कि ये नैब इंक्वायरी जो है वो बंद कर दी गई थी, जिसके ऊपर हमने दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। बाद में आगे उसको चैलेंज किया नैब कोर्ट के फैसले को। आज जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से आज इस केस को सुना गया। वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से पूछा गया कि ये जो ट्रस्ट है इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं, क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं, जिसके ऊपर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरी नज़र में ये रजिस्टर्ड है। वहाँ पे जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से कहा गया कि मेरे पास ये केस चल रहा है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस रजिस्ट्रेशन के हवाले से अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से दरखास्त है, ये 1 साल के अरसे के दौरान जो है 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। ये दरखास्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास पड़ी हुई है। 3 माह हो गए आखिर जब इसके ऊपर समाअत हुई थी, उसके बाद इसके ऊपर दोबारा आगे समाअत भी नहीं हो सकी। रजिस्ट्रेशन वाला मामला जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के अदालत के अंदर ही जो है वो ज़ेरे समाअत है। अलबत्ता वो उन्होंने कहा ठीक है वो नेक्स्ट अगली समाअत पे जा रहे हैं, इस हवाले से डिटेल भी वो बात करेंगे। लेकिन खालिद जमील साहब, आपके नजदीक हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एहतसाब अदालतों को 31 अक्टूबर 2023 से रोक रखा है, फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एहतसाब अदालत को फैसला सुनाने से रोक दिया है। आप क्या समझते हैं कि यह मामला जूं का तू रहेगा या आगे बढ़ेगा? अभी जाहिरी तौर पर तो किसी हद तक हमें रिलीफ दिखाई दिया है पीटीआई को। 2 नुकते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि नैब तरमीम को चैलेंज किया गया था और पहले नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया था और तमाम केसेस वापस चले गए नैब अदालतों के अंदर, वो दोबारा उसकी हियरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। फिर इस गवर्नमेंट ने कुछ उसमें रिव्यू में गए, अपील में गए, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी कि आप हियरिंग करें लेकिन हतमी फैसले इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ना दें। जून में समाअत मुकम्मल हो चुकी है 6 जून को। अभी तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं, वो जजमेंट नहीं सुनाएगी। अगर वो जजमेंट सुनाई जाती है और जो मुतवक्के तौर के ऊपर जो जजमेंट सुनाई जानी है उसका बेनिफिट सारा का सारा इमरान खान को सबसे पहले जाना है, क्योंकि इनके खिलाफ अभी नई कवानीन के तहत केसेस चलाए जा रहे हैं। अगर पुराने जिस तरह से वो बहाल होते हैं तो फिर उससे इनको फायदा होगा। दूसरा मामला जो है कि अभी इसमें जो अल कादिर ट्रस्ट केस का जो है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर करता चलूं। ये वही मामला है कि जब ये थी 343rd एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग थी जिसके अंदर ये अल कादिर ट्रस्ट केस को लाया गया था। हुकूमत ने उस पर था कि ये इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ केस बनाना है, और जब नैब की इस बोर्ड मीटिंग के अंदर तमाम इसकी चीजें डिस्कस की गई और फिर ये देखा गया कि नहीं केस तो नहीं बनता, तो इसलिए इंक्वायरी क्लोज कर दी गई। लेकिन चेयरमैन नैब थे उस वक्त आफ्ताब सुल्तान साहब, उनके ऊपर मुसलसल दबाव डाला गया हुकूमत का कि नहीं ये केस बनाना है और सूरत में बनाना है, और ना सिर्फ बनाना है बल्कि इसमें
अरेस्ट भी करने और फिर सजा दिलवाना हमारा काम है। लेकिन वो इस्तीफा दे गए थे। आपको याद होगा इस्तीफा देने से पहले उन्होंने अफसर से खिताब किया था और उस खिताब की बकायदा खबर भी जारी की गई थी और ये कहा गया था कि पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनवाए जा रहे हैं और सियासी मुखालफिन को सजाएं दिलवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है और एहतसाब साफ शफाफ होना चाहिए और हम ये नहीं कर सकते। तो आफ्ताब सुल्तान जो है इस्तीफा दे गए, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, फिर प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा दिया और फिर नजीर भट्ट साहब जो मौजूदा इस वक्त जनरल नजीर भट्ट साहब है, ये आए और फिर इन्होंने दोबारा उसको टेकअप किया और केस बना के यहां तक लेकर आए। तो ये वो असल चीजें हैं जो नैब छुपाना चाह रहा था, ऑन रिकॉर्ड पे नहीं लेकर आ रहे। साहब अदालत के अंदर भी इस चीज को जो है कि उसने तफ्तीशी ने जिक्र तो कर दिया, दरखास्त दी गई तो कहा गया कि नहीं ये क्योंकि इसकी कस्टडी में ही नहीं है तफ्तीशी की, तो इसलिए जो है कि आपकी दरखास्त मुस्तरद की जाती है। तो फिर अब ये रिकॉर्ड अगर हाई कोर्ट में आ गया तो उसी नैब से पूछा जाएगा जनाब आपने पूरी एक इंक्वायरी की और कहा कि केस बनता ही नहीं है, तो फिर वही पेपर, वही डॉक्यूमेंट, वही केस दोबारा केस कैसे बन गया? और इसके अंदर फाइनेंशियल बेनिफिशियरी कोई भी नहीं है, किसी ने कोई इसमें ऐसा कोई मामला भी नहीं है, तो फिर कैसे बन गया? तो ये वो चीज जब आपने बंद कर दिया था, ठीक है, नैब की अपनी जानिब से उसके अपने फैसला ना करें आप। अच्छा, अब इसमें मैं अनवार अब्बासी आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं? एक तो ज़ाहिर है हम इस केस भी बात कर रहे हैं, दूसरा केसेस की तो खैर भरमार है। आज इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की है अडियाला जेल के बाहर, जरा वो भी थोड़ा डिटेल में बता दें। और उन्होंने कुछ वादा माफ गवाह बनने का भी जिक्र किया और आइंदा की सूरत हाल और खदशात का भी इजहार किया है, तो उनके क्या खदशात सामने आए? देखिए, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस के हवाले से तो खालिद जमील साहब ने बड़ा मुफस्सल आपको बताया। जिन कंसर्न्स थे बानी पीटीआई के, वो तो खैर आज चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करने से रोक दिया। यही उमर नदीम जो उनके तफ्तीशी अफसर थे, इस पर प्ली ली गई थी जो वकलाए सफाई उनकी जानब से, और ये इसे चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस पर आज तो खैर रोक दिया गया है। लेकिन साथ ही आज तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जानब से सहाफ़ियों से, वहाँ पर हम मौजूद थे, 7 सहाफ़ी वहाँ पे आज थे जिनसे गैर रस्मी गुफ्तगू होती है। अमूमन जब समात के दौरान वक्फा होता है तो बानी पीटीआई आते हैं, वहाँ हमसे गुफ्तगू करते हैं, हमारे कुछ सवालात होते हैं, उनके जवाब होते हैं। और जनरल रिटायर फैज़ हमीद के वाले से जो एक हॉट इशू बना है, आपको पता है कि इमरान खान के बानी पीटीआई के मतलब ये बार बार ये कहा जा रहा है काफ़ी परेशान दिखाए रहे हैं। पिछले गुज़श्ता समात में भी हमने उनसे सवाल किया था कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद ये तासर ये नुमायाँ है और मुस्लिम लीग नून की जानब से या दीगर हल्कों की जानब से ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई काफ़ी परेशान लग रहे हैं। उन्होंने कहा मैं परेशान किस बात पे हूँगा? देखिए, आज भी उन्होंने ये कहा कि मुझे सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का ये सिर्फ ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद को अगर वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही सबको मालूम है कि मेरे तमाम केसेस जो हैं वो फारिग हो चुके हैं, अब इसमें जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाकर मेरे खिलाफ पेश किया जा सकता है और मुझे मिलिट्री कोर्ट में मेरे केसेस को चलाया जा सकता है। उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं डरता कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि 9 मई के वाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सीसीटीवी फुटेज जो हैं उन्हें सामने लाया जाए, उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर मेरे लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसमें मुलव्वस पाए गए या मैं मुलव्वस पाया गया, तो फिर हमें बेशक सजाएं दी जाएं और खुद मैं इसके लिए तैयार हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज, मैं एक साबिक वज़ीर आज़म था और जिस वक्त हाई कोर्ट से मुझे गिरफ्तार किया गया, ये बताया जाए कि किसके हुक्म पर किया गया, वहां पे मुझे घसीट कर लेके जाया गया, ये सीसीटीवी फुटेजेस कहां हैं, जिनके पास हैं वो इसके जिम्मेदार भी हैं। आज अगर फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है तो मैंने तो सिर्फ फैज़ हमीद को इसलिए कहा था, उसके अच्छाई इसलिए बयान की थी, मैंने कहा था वो चूंकि अफगानिस्तान के वाले से तालिबान के साथ उसके रिलेशंस सब जानते हैं कि बड़े अच्छे थे, और उसे मैं ये चाह रहा था, जनरल बाजवा से मैंने कहा था इसे कंटिन्यू रखें क्योंकि उस वक्त रिसेंटली तालिबान की हुकूमत बनी थी, तो इसलिए मैंने फैज़ हमीद के हवाले से कहा था। बाकी उन्होंने कहा कि देखें, हर दफ़ा मेरे जो कमर में छुरा घोंपा गया वो बाजवा की जानब से घोंपा गया। मैंने भी उससे एक दफा सवाल किया था, मैंने ये कहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से आपने भी तारीफें की थी और उसे ये बाद में ये कहा गया कि उसे लाने वाले जनरल फैज़ हमीद थे, तो आप उस वक्त तो कहते थे कि जनरल फैज़ हमीद आपके गुड बुक में थे और सिकंदर सुल्तान राजा पे आज तनकीद की जा रही है, जबकि जनरल फैज़ हमीद ही उन्हें लेकर आए थे। तो उनका ये कहना था कि ये जितना भी काम हुआ है, जो भी ये रजीम चेंज हुई है, इसके पीछे जो है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा थे, जनरल फैज़ हमीद उसी की जो बात थी उसी के अहकामात मानता था, ये बाजवा ही क्या लाया गया था जनरल जो उन्हीं का कहना था। कि मैं गिरफ्तारी बात कर, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं हमासन साहब, जाहिर है आपने गुफ्तगू सुनी,
190 मिलियन पाउंड केस भी चल रहा है, उसमें वैसे अब ये दिखाई दे रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो किसी हद तक रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बारे से ये तासुर है कि नहीं जी वो रिलीफ हुकूमत को देना चाह रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। उसके साथ अब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, जिन खदशात का इजहार खुद इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ने गुज़िश्ता रोज किया, आज खान साहब खुद उन खदशात का इजहार कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने उस पर यह कहा है कि अगर ये सूरत हाल होती है, मिलिट्री कोर्ट्स में चला जाता है, तो फिर वो कोर्ट्स में भी एहतजाज करेंगे और सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है अब कोई पॉलिटिकल हीट नजर आ रही है? देखिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी और मकबूलियत में तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। यकीनन उन्हें एक बहुत बड़ी मकबूलियत हासिल है, लेकिन मकबूलियत के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि मकबूलियत के लिए जो दानाई दरकार होती है, जो सियासी बसीरत दरकार होती है, क्या वो भी हासिल है? तो सच बात तो ये है कि जो 9 मई का वाक़या है तो बहुत सारी वीडियोस शहादतें मौजूद है, जली हुई इमारतें मौजूद है, इंस्टॉलेशन पे हमले मौजूद है, तो बहुत कुछ मौजूद है। दूसरी बात यह कि इमरान खान फैज़ हमीद के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्हें वादा मुआफ गवाह बनाया जा रहा है, तो यकीनन इस बात में तो वजन है, क्योंकि हमारी तारीख इसी से भरी पड़ी है। मसूद महमूद FSF के डायरेक्टर जनरल थे, भुट्टो के करीबी अफसर थे, लेकिन वादा मुआफ गवाह कौन बने थे और भुट्टो फांसी के फंदे तक कौन लेके गया था? इसी मसूद महमूद की वादा मुआफ गवाह वाली सूरत हाल। और फिर आते आते यही इसहाक डार क्या गवाही नहीं दे गए थे शरीफ फैमिली के खिलाफ, और आज भी वो उनके साथ हुकूमत में शामिल है। तो जो फैज़ हमीद के हवाले से अगर खान साहब इन खदशात का इजहार कर रहे हैं तो वो तो कोई नामुमकिन बात नहीं है, क्योंकि फैज़ हमीद का जहां से बुनियादी ताल्लुक है तो जाहिर है कि वहां से तो इमरान खान की एक ताकतवर मुखालिफत मौजूद है और जो कुछ हो रहा है। लेकिन इमरान खान की अपनी कमजोरियां भी है कि वो अपने हुकूमत पर गिरफ्त उनकी बहुत कमजोर थी। उन्होंने खुद कहा कि मेरी हुकूमत बाजुआ चला रहे थे। फिर 9 मई का वाकया हो रहा था तो पार्टी लीडर की हैसियत से उनका किरदार क्या था। तीसरी बात यह कि जनरल फैज़ हमीद उनकी पार्टी में इतनी मुदाखलत क्यों कर रहे थे? जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बातें आ रही है कि बुनियादी आर्किटेक्ट 9 मई के हवाले से वो थे, तो फिर उनको क्यों ऐसा किया गया? खान साहब क्यों उनके लिए मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि वो ISI DG की पोजीशन पर रहे? एक और बात कि खान साहब ने आज कहा है कि तालिबान के साथ उनके बड़े अच्छे रवाबित थे, तो तालिबान के साथ तो तमाम इंटेलिजेंस चीफ्स के अच्छे रवाबित रहे हैं, बल्कि जनरल हमीद गुल तो उनके साथ एक जाती हवाले से बहुत करीब थे, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी थे, और ये फिर तसल्सुल के साथ होता रहा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि उनके रवाबित भी कमजोर थे और उनकी कॉम्पिटेंसी भी मशकूक है, क्योंकि यही फैज़ हमीद जब कोर कमांडर पेशावर थे तो उससे पहले वो DG ISI रहे थे। फिर क्यों सिर्फ खैबर एजेंसी में चौकियां 32 से कम करके 15 पर लाई गई, और वो भी उस वक्त जब दहशतगर्दों का एक बड़ा फ्लड इस सम बढ़ रहा था अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप से, तो चौकियां क्यों कम की गई? फिर स्वात में तालिबान क्यों दाखिल हुए? तो उनके हवाले से खान साहब जो बात कर रहे हैं कि तालिबान के साथ उनके रवाबित अच्छे थे या वो इन मामलात को बहुत गहराई के साथ समझते थे, तो ऐसा तो कम से कम जो जाहिरी शवाहिद है उससे तो ऐसा दिखाई नहीं देता। अलबत्ता फैज़ हमीद की जो इस वक्त पोजीशन है, तो खान साहब के इस खदशात में यकीनन कुछ न कुछ वजन है कि उन्हें आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पहले भी इस तरह होता रहा, बहुत से फौजी अफसरान सिविलियन हुकूमतों के खिलाफ यही किरदार अदा करते रहे जो फैज़ हमीद ने किया। क्या हमने उनको पकड़ा था? क्या उनके खिलाफ कोई ट्रायल की गई थी? यकीनन ये खदशात हैं। और फिर बड़ा खदशा खान साहब को यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब जो है केसेस को ले जाया जाता है। इस वक्त PTI भी इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। मजीद भी हम जिक्र करेंगे कि दूसरी जानिब से हुकूमती वर्जन क्या सामने आ रहा है। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।